व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आई होप आपने लास्ट की सारी क्लासेस देख ली होंगी, प्रॉपरली कर ली होंगी। पिछली क्लास में हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक किया हुआ था, वहाँ पे हमने छोड़ दिया था। अब आज की क्लास का अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। आइए पहले थोड़ा सा लिखने का काम है, पहले वो करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए हेडिंग डालिए, बिजनेस इश्यूज। इसको दो पार्ट्स में बांट के लिखिए। एक तरफ लिखिए ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, और दूसरी तरफ लिखिए एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। लिख लिया? अच्छा, ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज के नीचे एरो लगा के लिखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज के नीचे एरो लगा के लिखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो मैं आपको इस तरीके से सारे नोट्स बनवा रहा हूं, ये स्पेसिफिकली एमसीक्यू ओरिएंटेड नोट्स बनवा रहा हूं मैं, सो दैट आपको कीवर्ड्स वगैरह प्रॉपरली ध्यान में रहें। बाद में जब आप रिवाइज भी करें, पूरी बुक को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढना मुश्किल होता है। हमारे पास कीवर्ड्स फॉर्म में सारे नोट्स तैयार होने चाहिए फॉर एंड टाइम रिविजन। अच्छा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा, इसके नीचे लिखिए एरो लगा के पहला पॉइंट। एग्जाम्पल्स हैं एक तरह से ये सब जो इसके नीचे लिखवा रहा हूं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, एटसेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नीचे लिखिए वही सब जो पहले आपने लिखा हुआ है। एक तरह से ये सेम ही टॉपिक है, बस दूसरे नाम से आया तो मैं इसको कोट करवा रहा हूं, ताकि इस नाम से भी अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रहे। स्टॉक एक्सचेंज, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अपनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, एटसेट्रा। लिख लिया आपने यहां तक? लिख लीजिए एक बारी पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने ये सब आपको लिखवाया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के नीचे स्टॉक एक्सचेंज, एफडीआई वगैरह वगैरह, ये सब एग्जांपल्स हैं। क्या सर इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जो दो एग्जांपल्स लिखवाए हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, ये यहाँ के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। मेरे को यहाँ पे इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आप इन एग्जांपल से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बाकी चीजें कवर्ड होती है, मार्केट्स कवर्ड होता है, डिमांड एंड सप्लाई कवर होता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कवर होता है, ये सब भी इसके नीचे आएंगे। मतलब जो हमने इससे पहले एक टॉपिक में माइक्रो और मैक्रो के नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, वो तो यहां पर आने ही आने हैं। ये जो यहां पे मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स कोट करवाए हैं, इन पर आप इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल्स कोट करवाए हैं। अभी समझते हैं इनका मतलब क्या है यहां पे। आई होप आपने लिख लिया होगा सबने ये। अब सुनिए, सो बेसिकली किसी भी बिजनेस में दो तरीकों के इश्यूज आ सकते हैं। एक होते हैं ऑपरेशनल इश्यूज या इंटरनल इश्यूज। बेसिकली यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी को रन करने का, किसी भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने का, मैनेज करने के दौरान जो भी इश्यूज आते हैं उनको ऑपरेशनल इश्यूज या इंटरनल इश्यूज कहा गया है।
और किसी भी कंपनी के डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो इश्यूज आते हैं वो अलग इश्यूज हैं। किसी भी कंपनी पे ओवरऑल जो किसी भी कंपनी को इंपैक्ट करते हैं, जो बाहर से किसी कंपनी को इंपैक्ट करते हैं, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो कि मेरी कंपनी के फेवर में है, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो मेरी कंपनी के अगेंस्ट में है, या फिर एनवायरमेंट में ऐसा कुछ हो गया जैसे इस टाइम पे एट प्रेजेंट हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से हर बिजनेस को एक नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा है। कोरोना वायरस की वजह से जो बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा है, मैं आपसे पूछूं ये एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज है या ऑपरेशनल इंटरनल इशू है? ये एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इशू है। समझ आया आपको? ये किसी कंट्री की किसी और कंट्री के साथ वॉर हो जाए, उस वजह से किसी कंट्री के बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंच जाए, ये जो नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा वॉर के केस में, ये इंटरनल इशू कहलाएगा या एक्सटर्नल इशू कहलाएगा? ये एक्सटर्नल इशू कहलाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ होता है उसकी वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हैं वो सारे आपके ऑपरेशनल इंटरनल इश्यूज हैं। आउटसाइड द कंपनी कुछ ऐसा होता है जो जिससे कंपनी को फायदा या नुकसान होता है, वो सब एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। अच्छा, अब मैंने स्पेसिफिकली जब हम ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हर एक कंपनी, हर एक फर्म, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एज एन इंडिविजुअल अलग अलग बात कर रहे हैं। समझ आया आपको ये? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा अगर आपको इंटरनल इश्यूज के बारे में पढ़ना है। समझ आ गया? इसी तरीके से जो एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो किसी एक बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करते, वो सभी बिजनेस को एक साथ इंपैक्ट करते हैं। किसी को ज्यादा कर सकते हैं, किसी को कम कर सकते हैं, लेकिन इंपैक्ट इंडिविजुअल बिजनेस को तो नहीं करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस को इंपैक्ट थोड़ा ना पहुंचाए, सब बिजनेसेस को कलेक्टिवली इंपैक्ट पहुंचाए। किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, किसी एक बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा ना पहुंचेगा, हर तरीके के बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा। हां, यह जरूर हो सकता है कि किसी बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट पहुंच रहा है, किसी बिजनेस को कम इंपैक्ट पहुंच रहा है। समझ आया? तो जब हम एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कलेक्टिव फोर्स इंपैक्ट करते हैं। इसलिए हमने लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा अगर आप एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने आपको पहला एग्जांपल कोट करवाया है माइक्रो में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन एक्सेट्रा लिखा है। इसके अलावा भी और चीजें आ सकती हैं। अब समझते हैं ये क्या है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं एक तरह से आपको, उससे आपको समझ आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं। बाय द वे, इन्वेंट्री होती क्या है? स्टॉक होता है किसी भी कंपनी का, स्टॉक को मैनेज करना। अब स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब मैं आपको इसमें इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और जरूरत ही क्यों है इन्वेंट्री को मैनेज करने की, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो बात थोड़े साल पुरानी है। सीए में आप सबको मालूम होगा, पहला लेवल सीए फाउंडेशन होता है हम लोगों का, जो आप कर रहे हैं अभी। जैसे ही आपका सीए फाउंडेशन क्लियर होगा उसके बाद आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाएंगे, सीए इंटरमीडिएट। सो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं, नवंबर 2020 में अगर सब कुछ ठीक चला तो नवंबर 2020 में आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉल करेंगे। नवंबर 2020 में आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो जाएंगे। जो आपका रिजल्ट है सीए फाउंडेशन का वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2021 में आएगा। होपफुली, फॉर्चुनेटली आप पास भी हो जाएंगे पहले अटेम्प्ट में अच्छे नंबरों से, और कुछ बच्चों की रैंक भी आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जनवरी 2021 में जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका सीए इंटर, जो सीए का सेकेंड लेवल है, उसका जो अटेम्प्ट ड्यू होगा वो अगले साल के नवंबर में पड़ेगा। बेसिकली इंस्टीट्यूट कहता है सीए फाउंडेशन के रिजल्ट से लेकर नवंबर के पेपर के बीच में कम से कम 9 महीनों का गैप होना चाहिए। आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स दिए जाएंगे फॉर प्रिपरेशन एंड स्टाफ। सो बेसिकली आपका जो सीए इंटर का अटेम्प्ट पड़ेगा वो नवंबर 2021 पड़ेगा। अच्छा, नवंबर 2021 में आपने सीए इंटर का अटेम्प्ट दिया। आपने दोनों ग्रुप, सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4-4 सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप होते हैं, ये सब आपको मालूम है। आपने इकट्ठे दोनों ग्रुप दे दिए, इकट्ठे 8 सब्जेक्ट दे दिए नवंबर में ही अगले साल, और नवंबर 2021 में जब आपका सीए इंटर होगा उससे अगले साल
2022 जनवरी 2022 या फरवरी के फर्स्ट वीक 2022 में आपका इंटर का रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपका सीए इंटर क्लियर होगा, फिर आपको सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ये सब आपको पता है। आर्टिकलशिप का मतलब किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जो प्रैक्टिस में हो, किसी भी प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम सीखना है अब 3 साल। अब जब मैं भी सीए कर रहा था तो मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था। आर्टिकलशिप आपने शायद एक फॉर्म का नाम सुना हो, E&Y। बेसिकली बिग 4 फॉर्म्स हैं। इन बिग 4 में से वन ऑफ द बिग 4 इज E&Y। वहां से मेरी आर्टिकलशिप है। तो मैं E&Y से आर्टिकलशिप कर रहा था। E&Y का एक क्लाइंट है, शुगर मिल है। अब वो बरेली में है शुगर मिल। तो हमें बरेली के शुगर मिल पे ऑडिट करने भेजा। ऑडिट में होता क्या है, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो, जहां पे वो कंपनी सिचुएटेड होगी, आपको वहीं पे जाना पड़ता है, आपको विजिट करना पड़ता है वहां पे। सो हम लोग बरेली पहुंच गए। अब हमें जब बरेली भेजा गया उस क्लाइंट के पास ऑडिट करने, तो हमें यह बोला गया था कि भाई 20-25 दिन का आपका मैक्सिमम काम होगा, 20-25 दिन आपको ऑडिट करना है और 20-25 दिन में काम खत्म हो जाएगा, आप वापस आ जाओगे। बिलीव मी, उस ऑडिट से हम लोग 2 महीनों बाद वापस आए थे। सोच के गए थे 20-25 दिन में वापस आ जाएंगे और 2 महीने लग गए। ऐसा क्या हो गया? वहां जाके पता चला जिस एरिया में वो कंपनी सिचुएटेड थी बरेली में, वो उस एरिया में ना बहुत ज्यादा राइट्स होते थे, लड़ाई वगैरह हो जाती थी, हिंदू मुस्लिम वगैरह के काफी ज्यादा क्लैशेस हो जाते थे वहां पे। तो हम लोग जब ऑडिट करने वहां पे पहुंचे, 10-15 दिन ही अभी हुए थे, उसके बाद वहां पे क्लैशेस हो गए। अच्छा, क्लैशेस हो गए तो उस एरिया में पूरा कर्फ्यू लगा दिया और वो कर्फ्यू 1-1.25 महीना चला। अब कर्फ्यू जब लग जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री से बाहर कोई आ नहीं सकता, बाहर का कोई बंदा फैक्ट्री के अंदर जा नहीं सकता। तो हम लोग फैक्ट्री के अंदर ही, मतलब कंपनी के अंदर ही बंद हो गए। अच्छा, बस लकीली था वहां पे ये कि जैसे फैक्ट्री का बहुत बड़ा प्रमाइसिस था, उसी में ऑफिसेस थे और उसी में ही उन्होंने गेस्ट हाउस वगैरह बना रखा था फैक्ट्री के प्रमाइसिस में ही। तो उस गेस्ट हाउस में हम लोगों को रोका हुआ था एज एन ऑडिटर। अब वहां की मैं आपको बात बताता हूं। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया है कि ये एक बैकग्राउंड चल रहा था उस टाइम पर। अब नॉर्मली किसी भी इंसान से पूछा जाए कि भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिस एरिया में आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सिचुएटेड है, वहां पे कर्फ्यू लग चुका है। अब मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। आपने जो रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ है, जो आपके गोडाउन्स में है, वो रॉ मटेरियल यूज करके तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो जब तक बाहर कर्फ्यू चल रहा है। अगर एक बारी रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो फिर आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर लगा हुआ है कर्फ्यू। सप्लायर से, बाहर की मार्केट से आप और रॉ मटेरियल मंगवा तो सकते नहीं हो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। जितनी भी लेबर थी, उस लेबर को भी उस कंपनी ने अपनी उसी प्रेमाइसिस के अंदर ही रहने की जगह दी हुई थी। तो लेबर फोर्स तो कंपनी के अंदर ही था। कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का मालिक कहता चाहे बाहर कर्फ्यू लग गया है, आप प्रोडक्शन बंद मत करो। जैसी कंपनी के मालिक ने बोला कि भाई आप प्रोडक्शन बंद ना करो, तो लोगों ने बोला, जो उस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर था उसने बोला सर रॉ मटेरियल तो बहुत लिमिटेड है। तो कंपनी का मालिक कहता जब तक रॉ मटेरियल है तब तक तो आप प्रोडक्शन चालू रखो, जब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तब मेरे को बताना। तो भाई जो रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा हुआ था, इन्होंने वही रॉ मटेरियल यूज कर करके प्रोडक्शन चालू रखी। जैसे ही गोडाउन में पड़ा हुआ ये रॉ मटेरियल, ये भी खत्म हो गया। अब प्रोडक्शन मैनेजर कंपनी के मालिक के पास आया, कहता सर अब ये रॉ मटेरियल भी खत्म हो गया, अब प्रोडक्शन चालू नहीं रह सकती, अब हमें प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी यहां पे। तो कंपनी का मालिक कहता तुम चिंता मत करो, मैंने ना ऑलरेडी, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, अब मैंने ऑलरेडी 1000 किलो का रॉ मटेरियल मंगवा रखा है। मैंने शुगर केन, क्योंकि शुगर मिल थी, शुगर मिल में तो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है, गन्ना, शुगर केन। तो कंपनी का मालिक कहता मैंने 1000 किलो का गन्ना अलग से मंगवा के एक अलग कमरे में, अलग गोडाउन में रखा हुआ था, ये मैंने किसी को बताया ही नहीं था। और ये जो रॉ मटेरियल है, ये मैं ऐसे टाइम के लिए ही कि जब मार्केट से बाहर से रॉ मटेरियल ना खरीदा जा सके, उस टाइम पर रॉ मटेरियल कहां से आए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इस तरीके से स्टॉक अपने पास रखा हुआ था। समझ आया? मतलब ये स्टॉक कैसे रखा होगा, बेसिकली प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि मेरे को 500 किलो का गन्ना चाहिए। तो कंपनी का मालिक ऑर्डर करता था, एग्जांपल ले रहा हूं, 700 किलो का, 200 किलो एक्स्ट्रा मंगवा लेता था, ये 200 किलो अलग से इकट्ठा हो गया।
फिर कुछ टाइम बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने फिर कहा सर मेरे को 500 किलो और चाहिए। कंपनी का मालिक 700 किलो फिर मंगवा लेता था, 200 किलो फिर एक्स्ट्रा आ गया। ये ऐसे 200 किलो एक्स्ट्रा कर करके इन्होंने 1000 किलो का ये गन्ना अलग इकट्ठा करा हुआ था। समझ आया? अब इतनी बात हुई तो जो हमारे सीनियर थे, जो हमारे साथ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं आर्टिकल था, जो मेरे साथ मेरे सीनियर्स गए थे, उन सीनियर्स ने कंपनी के मालिक को कहा सर एक बात बताओ, आप बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, जब बाहर से रॉ मटेरियल आ नहीं सकता तो एक बात बताओ, आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करके करोगे भी क्या? आप फैक्ट्री के अंदर शुगर बना भी लोगे, जैसे बाहर से रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर नहीं आ सकता, फैक्ट्री के अंदर से बनी हुई शुगर फैक्ट्री के बाहर जाके बिक नहीं सकती है क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आप प्रोडक्शन करके भी करोगे क्या? जब मार्केट बंद है आप बंद करो प्रोडक्शन। तो कंपनी का मालिक कहता है यही तो आप गलती कर रहे हो, कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, लोगों के घरों में जो लोगों ने चीनी खरीदी होगी, जब तक कर्फ्यू चलेगा तब तक वो चीनी लोगों के पास खत्म हो चुकी होगी जो उन्होंने ऑलरेडी खरीदी होगी। जो दुकानें होंगी उन दुकानों पे भी चीनी नहीं होगी। अब जैसे ही ये कर्फ्यू हटेगा एकदम से मार्केट में चीनी की डिमांड आएगी, क्योंकि लोगों के पास जो ऑलरेडी स्टॉक में चीनी पड़ी हुई थी वो सारी वो कर्फ्यू के दौरान कंज्यूम कर चुके होंगे। अब एकदम से जैसे ही कर्फ्यू उठेगा लोग शुगर की डिमांड करेंगे। जैसे ही लोग शुगर की डिमांड करेंगे, डिमांड नॉर्मल से कहीं ज्यादा आएगी एक टाइम के लिए, जो एकदम से कर्फ्यू हटने के बाद एकदम से चीनी की जो ज्यादा डिमांड आएगी वो ज्यादा डिमांड हम पूरी कर पाएं, इसलिए कर्फ्यू के दौरान भी हमें प्रोडक्शन करते रहना है और माल तैयार करते रहना है, ताकि मार्केट में एकदम से जो बढ़ी हुई डिमांड आए हम उसका फायदा उठा सकें। पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी का मालिक कहता कर्फ्यू लगा, ये बहुत गलत बात है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान भी लोगों को चीनी की जरूरत पड़ेगी। अब है गलत बात, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं लोग ऐसा करते हैं। कंपनी के मालिक ने खुद बोला, कहता कर्फ्यू के दौरान मैं ब्लैक में बेचूंगा, जो 100 रुपए का शुगर का पैकेट है उसको मैं 250 रुपए का मार्केट में बेचूंगा। समझ आया? अब कर्फ्यू जरूर लगा हुआ है, इधर उधर रिश्वत दे दूंगा या बड़ा कुछ भी इस तरीके का काम कर लूंगा, लेकिन ब्लैक करूंगा। फिर मेरे कहने का मतलब यह है, कंपनी, इस पूरे सिनेरियो से मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा था, अगर कंपनी का मालिक, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए 500 किलो का गन्ना चाहिए और कंपनी का मालिक 500 किलो का ही गन्ना मंगवा के उसको दे दे, प्रोडक्शन मैनेजर 500 किलो का गन्ना यूज करके शुगर बना दे, दोबारा कुछ टाइम बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा मेरे को 500 किलो का गन्ना और चाहिए, कंपनी के मालिक ने 500 किलो गन्ना और मंगवा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहे तो कंपनी के मालिक के पास एक्स्ट्रा स्टॉक कितना होगा? 0। अब अगर कर्फ्यू लग गया तो क्या प्रोडक्शन चालू रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि स्टॉक में तो कुछ है नहीं। हमने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा था मेरे को 500 किलो का गन्ना चाहिए, हम कहते थे तेरे को 500 किलो मिल जाएगा, लेकिन मार्केट से मंगवाते कितना थे? 700 किलो, तो 200 किलो इकट्ठा हो जाता था। दोबारा प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा मेरे को 500 किलो चाहिए, हम कहते थे तेरे को फिर से 500 किलो मिल जाएगा, लेकिन मार्केट से कितना मंगवाते थे? 700 किलो, और कितना इकट्ठा हो गया? 200। तो हमारे पास 400 किलो का स्टॉक इकट्ठा हो गया। अब अगर मार्केट में कर्फ्यू लग जाए, क्या हम प्रोडक्शन चालू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। हमारे पास 400 किलो का रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है। यह है एक तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आ गया ये। तो ये कंपनी इंटरनली अपने डिसीजंस लेके इन्वेंट्री को मैनेज कर रही है, तो ये ऑपरेशनल इशू हो गया। अच्छा, उसके बाद मैक्रो में या एनवायरमेंटल इशू में हमने स्टॉक एक्सचेंज लिखा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं। अभी धीरे धीरे और बातें करूंगा मैं इस बारे में। एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई के बारे में मैं बात कर चुका हूं। बाय द वे, जो मैंने ये एग्जिम पॉलिसी लिखा है, ये क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ईएक्स बना एक्सपोर्ट से, आईएम बना इंपोर्ट से। तो एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बेसिकली। अब इसमें जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये एक तरह से ना कंबाइंड चीजें हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जो होती है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भारत की हर गवर्नमेंट के साथ है, हर किसी कंट्री के साथ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इंडिया एफटीपी साइन करता है। जैसे आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक्सपोर्ट, अच्छा, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है इसी के अंडर ही एग्जिम पॉलिसी आती है।
मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ब्रॉडर टर्म है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है। अब क्या होता है इन पॉलिसीज में, जैसे आपको छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देता हूं, इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, फुल फॉर्म है इसकी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। बाय द वे, टैरिफ का मतलब टैक्स ही होता है। बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करती है, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है तो वो उसको कहती है हम टैक्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट GST ले रही है तो गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स ले रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लेती है, एक्सपोर्ट करने पर या इंपोर्ट करने पर टैक्स लगाती है, तो उसको टैक्स ना बोल के ये लोग टैरिफ बोल देते हैं। टैरिफ बोलते हैं या ड्यूटी बोलते हैं। टैरिफ, ड्यूटी या टैक्स बात एक ही है। समझ आया आपको? ये दोबारा रिपीट करता हूं, टैरिफ, ड्यूटी या टैक्स एक ही बात है। बस अगर इनकम टैक्स लिया जा रहा है या GST लिया जा रहा है तो वर्ड यूज किया जाता है टैक्स। अगर कस्टम लिया जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लिया जा रहा है, तो उसको टैरिफ या ड्यूटी बोल देते हैं। ठीक है। अब एक टैक्स का नाम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है ये टैक्स, मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी या मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है। अब होता क्या है, बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बांग्लादेश है और एक इंडिया है। मान लो इंडिया बांग्लादेश को MFN बोलता है। इंडिया कहता है कि बांग्लादेश हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं, तो अभी तक मैंने क्या बोला, मान लो दो कंट्रीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक बांग्लादेश एक इंडिया। मान लो इंडिया बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानता है, तो मान लो एक अब इंडिया, यहां पे मैं लिखता हूं बांग्लादेश। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है, भारत कहता है, भारत अगर बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड नेशन कह रहा तो इसका मतलब यह है कि इंडिया कह रहा है कि इंडिया से जब कोई भी गुड्स बांग्लादेश जाएंगे, मान लो इंडिया से 10,000 रुपए के गुड्स बांग्लादेश जा रहे हैं, मान लो इंडिया से 10,000 रुपए के गुड्स बांग्लादेश जा रहे हैं, तो इंडिया बांग्लादेश को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश क्या कर रहा है, इन गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो भारत बांग्लादेश को कहता है हमारे गुड्स जब तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट होंगे तो तुम हमारे गुड्स पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा लेना। मतलब भारत के गुड्स जब बांग्लादेश पहुंचेंगे तो कितने रुपए के पहुंचे, 10,000। अब बांग्लादेश के लिए तो ये गुड्स इंपोर्ट हो गया, तो भारत ने बांग्लादेश को अथॉरिटी दे दी है कि आप हमारे इन गुड्स पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा लो। मान लो बांग्लादेश इन गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है 50%, तो 5,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा 15,000। समझ आया? अब ये गुड्स बांग्लादेश कंट्री में बांग्लादेश के सिटीजन्स खरीदेंगे। अच्छा, बांग्लादेश को इससे फायदा क्या है? दो फायदे हैं। पहला फायदा, बांग्लादेश ने भारत से आए हुए गुड्स पे 50% के रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अगर बांग्लादेश के सिटीजन इन गुड्स को खरीदते हैं तो बांग्लादेश के सिटीजन्स इन गुड्स के लिए कितने रुपए देंगे, 15,000। 5,000 रुपए किसकी जेब में जाएगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। दूसरा फायदा यह है, भारत से आए हुए गुड्स बांग्लादेश में 15,000 के बिक रहे हैं, क्योंकि 5,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। जो बांग्लादेश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो बांग्लादेश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो ये सेम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो जब ये गुड्स बना रहे हैं, मान लो 12,000 में वो ये गुड्स बेच पा रहे हैं। अच्छा, ये लोग 12,000 में क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि भारत से जो गुड्स आए वो थे तो 10,000 रुपए के, लेकिन बांग्लादेश ने भारत से आए हुए गुड्स पे 5,000 रुपए का टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी।
जो बांग्लादेश में ही गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उन पे तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो बांग्लादेश में ही बने हैं। अब बांग्लादेश के बने हुए गुड्स बांग्लादेश में कितने के बिकेंगे? 12,000 के। भारत के बने हुए गुड्स बांग्लादेश में कितने के बिकेंगे? 15,000 के। जो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं वो कौन से गुड्स खरीदेंगे? जो सस्ते होंगे, बांग्लादेश के बने हुए। तो ज्यादा टैक्स लगाने पर, भारत से आए हुए गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाने पर बांग्लादेश को एक फायदा दूसरा क्या हो रहा है? जो बांग्लादेश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी। समझ आया? क्योंकि बांग्लादेश के डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सस्ते होंगे एज कंपेयर टू जो भारत के बने हुए गुड्स हैं। समझ आया? समअप करता हूं इसको यहां पर। अब इसमें हो क्या रहा है, पूरा समअप कर रहा हूं एक बारी। मोस्ट फेवर्ड नेशन हम उन कंट्रीज को कहते हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसका भला करना चाहता हूं, उसका फायदा करवाना चाहता हूं। तो ऐसे ही एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को अपनी दोस्त कंट्री बोलती है, अपनी फ्रेंडली कंट्री बोलती है, तो उसके लिए उसको दर्जा देती है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रही है, तो वो कंट्री दूसरी कंट्री को एक तरह से कह रही है कि हमारे बने हुए गुड्स जब तुम्हारी कंट्री में आएंगे तो तुम उन गुड्स पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा लेना। क्यों लगा लेना? क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हमारे बने हुए गुड्स जब तुम्हारी कंट्री में आएंगे तो तुम उन पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा लेना। अगर उसके बावजूद तुम्हारी कंट्री में वो गुड्स बिक गए तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हें ज्यादा टैक्स मिल जाएगा, तुम्हारी इनकम टैक्स की बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर हमारे से आए हुए गुड्स पे तुमने मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा लिया, उस वजह से हमारे गुड्स तुम्हारी कंट्री में एक्सपेंसिव हो गए और तुम्हारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सस्ते हैं, तो तुम्हारी ही कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर बांग्लादेश के सिटीजन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड्स खरीदते हैं तो भी तुम्हारा फायदा, अगर बांग्लादेश के सिटीजन्स हमारे बनाए हुए गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं, तो भी तुम्हारा फायदा। तुम्हारे को दोनों फायदे हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारी दोस्त कंट्री हो। यह होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना यह कहां पर डिसाइड होता है? उस कंट्री के साथ जो फेडरल होती है वहां पे यह बात डिफाइन करी जाती है, और यही होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया बस आपको, इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं, आपको ओवरऑल ताकि समझ आए होता क्या है इसमें। समझ आ गया आपको ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चलिए अब इसमें लिखिए। ये अब आपको पता है, नॉर्मल बातें हैं, आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले हैं, अगर कोई आप में से कोई बच्चा नॉन इकोनॉमिक्स वाला है, अच्छा बाय द वे ये बात मैंने आपसे पूछी नहीं, आई होप आप में से कोई नॉन इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट तो नहीं है। अगर आप में से कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है जो सीए कर रहा है और नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे टेकअप करूंगा। एनीवे, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यही चीजें यहां पे है। इसको बस समझना है प्रैक्टिकली क्या है ये। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, making provision for future generations। लिखिए, what to produce, how to produce, for whom to produce, making provision for future generations। अच्छा, इसके बाद what to produce के नीचे लिखिए
हेल्थ केयर, एजुकेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ब्रेड एंड बटर, एटसेट्रा। हाउ टू प्रोड्यूस के नीचे लिखिए मशीन इंटेंसिव, ऑब्लिक लेबर इंटेंसिव, फॉर whom टू प्रोड्यूस में लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और मेकिंग प्रोविजंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस के नीचे लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कीवर्ड्स हैं इसके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख लिया आपने ये सारा। चलिए अब समझते हैं एक बारी। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रैक्टिकली एक बारी समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये डिसाइड प्रैक्टिकली होता क्या है, होता कैसे है। हमने ये सब तो पढ़ रखा है कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली लिंकेज कहां पे है इसकी, कहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्या होता भी है ऐसा कुछ या हमें बस किताबों में पढ़ा दिया जाता है। चलो आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। आप एक और, आप सबको मालूम है हर साल कंट्री में बजट आता है। अच्छा, कभी बजट की स्पीच सुनी है? अगर नहीं भी सुनी है तो एक काम करना, अगले साल जो बजट आएगा वो तो ध्यान दोगे ही आप। थोड़ा सा एक बारी नोटिस करना, जो इस साल का बजट आया हुआ है, बजट की स्पीच में सरकार करती क्या है। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, नॉर्मली होता क्या है, इसका कल्चर क्या होता है, फरवरी में हमेशा बजट निकाला जाता है। अच्छा, भारत में होता क्या है, सबसे पहले, ये शायद आपने लॉ के सब्जेक्ट में सीख लिया होगा, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूं। सबसे पहले कोई भी कानून जब निकाला जाता है तो वो बिल कहलाता है। बेसिकली भारत में कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट होता है, संसद में कानून बनता है। सो बेसिकली पार्लियामेंट में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है कानून को, उसके ऊपर डिबेट होती है कि यह कानून सही है या नहीं। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो उस कानून पर वोटिंग करते हैं। अगर वो कानून वोटिंग में पास हो जाता है, सारे फेवर में कह देते हैं कि हाँ भाई ये कानून ठीक है, तो बोल दिया जाता है लोकसभा से ये कानून पास हो गया। फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में भी उस पर डिबेट होती है, फिर राज्यसभा में उस कानून को पास किया जाता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट से साइन करवाने होते हैं। जैसे ही कानून बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है, वहां से लेकर मैक्सिमम 6 महीनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के साइन करवाने पड़ते हैं। अगर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए तो वो कानून कैंसिल हो जाता है। जब ये 3 स्टेप का प्रोसीजर पूरा हो जाता है, कानून बन जाता है। जब तक ये प्रोसीजर चल रहा होता है, मतलब जब तक लोकसभा में डिबेट चल रही है, अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ या लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तब तक ये कानून बिल कहलाता है। जब ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, यही कानून एक्ट में बदल जाता है। समझ आया? अब किसी भी इंसान पर बाउंड होना, समझ आया? किसी भी इंसान पर बाउंड होना, क्या वो बिल किसी इंसान पर बाउंड होता है या कानून किसी इंसान पर बाउंड होता है? एक्ट जो है उसे कानून बोला जाता है। बिल अपने आप में अभी कानून नहीं है। समझ आया? तो किसी भी इंसान पर जो बाउंड होता है कि हर सिटीजन को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ये लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो एक्ट होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? अच्छा, फरवरी में आता है बिल और मई तक जाता है, ये मई तक ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वगैरह में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं। मई मंथ में आते आते तक ये एक्ट में बदल जाता है। इतना टाइम जनरली लग जाता है इस पर। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूं। बजट की स्पीच जो होती है ना, वो 2 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइडेड होती है। बजट की स्पीच के पहले पार्ट में आप सुनना, सरकार ना एलोकेशन का काम करती है।
मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बजट की स्पीच बोल रहे होते हैं ना, वो पहले पार्ट में तो ना यही बोल रहे होते हैं कि भाई 10,000 करोड़ रुपया हम विमेन सेफ्टी फंड में डालते हैं, 20,000 करोड़ रुपया हम डिफेंस फंड में डालते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए, 50,000 करोड़ रुपया हम स्टार्टअप फंड में डालते हैं कि किसी को भी स्टार्टअप करना हो भारत में तो सरकार के पास आओ, सरकार इस फंड से निकाल के पैसा देगी, इतना 1,000 करोड़ रुपया हम हेल्थ केयर सेक्टर में डालते हैं। इस तरीके से सरकार फंड एलोकेट करने का काम करती है पहले पार्ट में। अच्छा, अब ये होता क्या है एलोकेशन का ये काम कि भाई 50,000 करोड़ रुपया यहाँ पे डालते हैं, 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पे डालते हैं, 80,000 करोड़ रुपया यहाँ पे डालते हैं। क्या ये हवा में ऐसे कुछ भी नंबर आके बोल देते हैं? कैसे डिसाइड होता है ये नंबर? मैं एक बार इसका पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के, आपका फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2017, ये फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा 31 मार्च 2018। अच्छा, 31 मार्च 2018 को तो ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। इसी फाइनेंशियल ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर में ही फेब 2018 यहां पर निकलेगा बिल, फाइनेंस बिल। ये जो फाइनेंस बिल फरवरी 2018 में निकलेगा, ये कौन से साल के लिए निकलेगा? ये 17-18 के लिए थोड़ा ना निकलेगा, क्योंकि 17-18 तो बीत चुका, एक महीना बाकी है बस, मार्च का महीना। फरवरी के महीने में ये जो बिल निकाला जाता है ये अगले साल के लिए निकाला जाएगा, 2018-19 के लिए। मतलब इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आना है 31 मार्च 2019। सो बेसिकली अगले साल आने से पहले ही 1 अप्रैल से अगला साल शुरू हो जाएगा, उससे एक महीना पहले ही एडवांस में तैयारी चल रही है कि अगले साल को चलाने के लिए हमें कहां कहां कितना कितना पैसा लगाना है। ये तैयारी कैसे होती है? यहां तक का काम तो एक्चुअल में हो चुका है, क्योंकि फरवरी तक का तो साल बीत चुका है। हम क्या करते हैं, यहां तक का सरकार का एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हर एक कंपनी का P&L अकाउंट बनता है, वैसे कंट्री का, पूरे नेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इधर इनकम इधर एक्सपेंडिचर। ये मत बोलना सर डेबिट क्रेडिट उल्टा कर दिया आपने, मैं नॉर्मल एक बात समझाना चाह रहा हूं। इसमें एक साइड इनकम आ रही है, एक साइड एक्सपेंडिचर आ रहा है। मान लो पूरे साल भारत ने, मान लो 1 लाख रुपए कमाए हैं और पूरे साल 17-18 अभी तक जितना बीता है 1 लाख रुपए भारत ने कमा लिए हैं और भारत के 60,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, तो भारत के पास कितना सरप्लस है? 40,000 का सरप्लस है। इसी सरप्लस के बेसिस पर फाइनेंस बिल में पहले पार्ट में सरकार पैसा एलोकेट करती है। इसी सरप्लस के बेसिस पर सरकार कहती है कि पिछले साल जो हमने कंट्री चलाई है उसमें हमने 40,000 का सरप्लस बचाया है, यही सरप्लस हम अगले साल लगाएंगे। और इसमें सरकार कहती है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हम इसमें से मान लो 20,000 रुपया एलोकेट कर देते हैं कि स्टार्टअप के लिए हम 20,000 रुपया लगाएंगे। उसके बाद सरकार कहती है स्टार्टअप के लिए इतना लगा देंगे, डिफेंस में भी जरूरत है, डिफेंस के लिए मान लो सरकार कह देती है 10,000 रुपया हम डिफेंस के लिए लगा देंगे। फिर सरकार कहती है भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक चल रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए हम 25,000 लगा देंगे। अच्छा, सरकार को लगा अगले साल सही तरीके से कंट्री चलाने के लिए इतना पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। सर इस पैसे का तो टोटल आपके पास 55,000 आता है, 20,000 प्लस 10,000 30,000 प्लस 25,000 55,000, जबकि कंट्री के पास सरप्लस तो सिर्फ 40,000 था। सर ये तो 15,000 का शॉर्टफॉल पड़ गया अगले साल के लिए। ये शॉर्टफॉल सरकार कैसे पूरा करती है? जैसे मैंने आपको बताया पहले पार्ट में, बजट के पहले पार्ट में एलोकेशन का काम करते हैं, दूसरे पार्ट में सरकार टैक्स में अमेंडमेंट्स लाती है। टैक्स में अमेंडमेंट्स का मतलब टैक्स के रेट में बदलाव करना, टैक्स के रेट को चेंज करना। बेसिकली जो ये शॉर्टफॉल पड़ा है, ये शॉर्टफॉल सरकार लोगों से ही वसूलेगी। लोगों से कैसे रिकवर करेगी? उनका टैक्स बढ़ाकर। समझ आया? बेसिकली जो भी कंट्री में टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाते हैं वो इसी तरीके के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए बढ़ाए जाते हैं।
सो बेसिकली बजट के पहले पार्ट में एलोकेशन पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में सरकार टैक्स वगैरह की अमेंडमेंट्स लाती है। जो भी एलोकेशन में शॉर्टफॉल पड़ रही है उसको पूरा करने के लिए टैक्स की अमेंडमेंट्स। आई होप आपको ये पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर एक समझ आ गया होगा। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई? अच्छा, जब एलोकेशन का काम कर रही है, जैसे मैं 2 साल की बात करता हूं आपसे, पिछले साल जब पिछले साल बजट आया था उस टाइम पर पुलवामा अटैक ताजा ताजा हुआ था, अगर आपको याद हो तो पिछले साल सरकार ने डिफेंस बजट में बहुत पैसा डाला था। जब कोई भी सरकार डिफेंस बजट में पैसा एलोकेट कर रही है, सरकार कहती है एग्जाम्पल के लिए डिफेंस के नाम पर हम 1 लाख करोड़ रुपया एलोकेट करते हैं, इसका मतलब सरकार कह रही है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मिसाइल्स वगैरह, जेट्स वगैरह, फाइटर जेट वगैरह, ये सब खरीदने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। अगर सरकार कहती है हम एजुकेशन पे 50,000 करोड़ रुपया एलोकेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह एजुकेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपया आने वाले साल में खर्च करेगी। एक तरह से जब सरकार पैसा एलोकेट कर रही है तब सरकार यही नहीं बता रही कि हमें है एलोकेट। जब सरकार पैसा डिफेंस में कर रही है तो सरकार कह रही है हमें आर्म्स एंड एमिनेशंस बनाने हैं, उस पर खर्चा करना है। सरकार जब मैक्सिमम पैसा हेल्थ केयर पे एलोकेट करेगी, अब आज ही एक फोरकास्ट किया जा सकता है, क्या फोरकास्ट, कि अगले साल का जो बजट आएगा उसमें मैक्सिमम पैसा हेल्थ केयर में डाला जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से सरकार डिसाइड करती है, इस तरीके से प्रैक्टिकली पता चलता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। समझ आया आपको ये? तो बुकिश नहीं है। जब भी बजट आता है, हर साल बजट आता है और हर साल इस बात को एनालाइज किया जा सकता है कि सरकार व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना चाह रही है। आई होप आपको समझ आया। अच्छा, अब आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, फरवरी में बिल आता है फाइनेंस का और मई तक वो पास होता है और वो कानून में बदलता है। एक बात नोटिस करना, हमेशा बजट कैसे आता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए बजट आना है तो हमेशा क्या होगा, दिसंबर 2018 में इकोनॉमिक सर्वे आता है। उसके बाद फरवरी 2019, अगला साल फरवरी 2019 में फाइनेंस बिल आएगा और मई 2019 में जाके ये एक्ट बनेगा। समझ आ गया? अब मैंने आपको ये दोनों चीजें तो बता दी, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बताया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ये सारा समझाया ना, कि पिछले साल में कंट्री कैसी चली, 1 लाख रुपए कंट्री ने कमाए, 60,000 रुपए कंट्री ने खर्चा किया, 40,000 कंट्री के पास सरप्लस है। कंट्री की पिछले साल जीडीपी कैसी रही, कंट्री की पिछले साल नेशनल इनकम, ये जो सरप्लस है ये एक तरह से नेशनल इनकम ही है। कंट्री की कितनी नेशनल इनकम रही, मतलब कंट्री की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो इस इकोनॉमिक सर्वे में आती है और इसी इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर यह बिल बनाया जाता है। समझ आया आपको? ये वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पिछले साल 40,000 रुपए का सरप्लस बचा था, उसी के हिसाब से अगले साल पैसा एलोकेट किया जा रहा था और उसी के हिसाब से जो शॉर्टफॉल पड़ रहा था अगले साल के लिए, उसी हिसाब से टैक्स के रेट्स बढ़ाए जा रहे थे। आई होप आपको क्लियर हुआ। सो आपको किसी भी साल का अगर बजट समझना है, कुछ भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जैसे अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझाने के लिए टीचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपसे जो सीनियर्स हैं जो आपको चीज़ें समझा सकते हैं। लेकिन एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीए बनने के बाद आप टीचर से तो जाके ज़्यादा पूछेंगे नहीं। दूसरी बात ना, सीए बनने के बाद आप पूछ तो सकते हैं लेकिन आपको ना खुद को एक कॉम्प्लेक्स फील होगा कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी से जाके क्यों पूछूं। तो सर तब मेरे को ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तब आपको कैसे पता चलेंगी? ये सारी चीज़ें अगर आपको फाइनेंस बिल के बारे में जाननी है, एक एक चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में दी होती है। समझ आया? तो प्रैक्टिकली जैसे आप कभी नोटिस करना, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कई लोग आके इंटरव्यू देते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, चीज़ों को बड़ी डीपली एक्सप्लेन करते हैं,
जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें किसने बताई? मैं किसी टीचर से जाके थोड़ा ना पूछ के आ रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली? इसकी जो मैंने आपको बजट के बारे में एक्सप्लेन करी, इकोनॉमिक सर्वे से। वहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी होती है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एनीवे, आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हाउ टू प्रोड्यूस में अब बेसिकली इसमें तो सिंपल सी बात है, मशीन इंटेंसिव काम करना है, लेबर इंटेंसिव काम करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये भी डिसाइड करना एक अलग चीज़ हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे अब दो कंट्रीज़ को अगर कंपेयर करें, इंडिया और यूएस। इंडिया जो है, इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं टेक्नोलॉजी वाइज, तो टेक्नोलॉजी में या मशीन्स में इंडिया काफ़ी पीछे है अभी यूएस जैसी कंट्री से। और इसी जगह पे अब मैं अगर यूएस की बात करूं, तो यूएस के पास लेबर फोर्स बहुत कम है। इसीलिए अगर आप नोटिस करो है, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज भले यूएस से पीछे हो, लेकिन इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब इसमें छोटा सा भी अगर एग्जांपल लें, सीए प्रोफेशन की भी अगर बात करें, इंडिया में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाख रुपए की मंथली सैलरी पे काम कर रहा है एग्जांपल के लिए, तो यूएस में वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 5 लाख की सैलरी में मिलेगा। समझ आया आपको? ये इतना ज़्यादा फर्क है। सो बेसिकली इंडिया जैसी कंट्री के लिए अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मशीन इंटेंसिव काम करना है या लेबर इंटेंसिव, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्या डिसाइड किया जाएगा? लेबर इंटेंसिव काम करो, क्योंकि आपके पास लेबर अबंडेंट में अवेलेबल है। अगर यूएस जैसी कंट्री के लिए डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस, तो आप मशीन इंटेंसिव डिसाइड करिए, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी अबंडेंट में है। जो रिसोर्स आपके पास स्कार्स है उसको बचा के रखो, जो अबंडेंट में है उससे प्रोडक्शन करो। एनीवे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो गुड्स आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है, रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर पहले ये गुड्स होलसेलर 1 को बेच रहा है, होलसेलर 1 ये इन गुड्स को होलसेलर 2 को बेच रहा है, होलसेलर 2 इन गुड्स को रिटेलर 1 को बेच रहा है, रिटेलर 1 इन गुड्स को कस्टमर को बेच रहा है। ये चेन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर ये गुड्स होलसेलर 1 को बेच रहा है, होलसेलर 1 होलसेलर 2 को बेच रहा है, होलसेलर 2 होलसेलर 3 को बेच रहा है, होलसेलर 3 से ये गुड्स रिटेलर 1 के पास पहुंच रहे हैं, रिटेलर ये गुड्स रिटेलर 2 के पास पहुंच रहे हैं, यहां से ये गुड्स कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप अपने गुड्स को अपने टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, ये डिसाइड करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना ही तो है। समझ आ गया? और लास्ट है मेकिंग प्रोविजंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब इसमें सिंपल सी बात है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप इस तरीके से प्रोडक्शन करें कि जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे। कीवर्ड है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आ गया आपको ये? तो बेसिकली ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, ये वाली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बस मैंने यहाँ पे थोड़े से अपने एग्जांपल्स वगैरह या प्रैक्टिकल इंसाइट ऐड किया है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा अलग से। एनीवे, लास्ट टॉपिक बस अब इस चैप्टर का, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर उसको समझने का काम करते हैं। हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स। चलिए, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहले मैं लिखवाने का आपको काम करवा रहा हूं, एक बार सारा लिख लेते हैं ये, फिर उसके बाद समझने का काम करेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। इसके बारे में लिखिए, material means of production are in control of public. It is also known as
laissez-faire और फ्री मार्केट इकोनॉमी। लिख लिया यहां तक। मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन कंट्रोल ऑफ पब्लिक, इट इज ऑल्सो नोन एज laissez-faire और फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसके बाद फीचर्स, पहला राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरा राइट टू एंटरप्राइज, फिर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। समझते हैं अभी ये सब क्या है। नेक्स्ट कंपटीशन, इसके बाद कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इसके बाद एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और लास्ट, बस लास्ट और है इसमें ये वाला, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और लास्ट है प्रॉफिट मोटिव। लिख लिया यहां तक, कंप्लीट करिए पहले। अभी मैं आपको पहले ये सारा नोटिंग करवा रहा हूं, इसमें जो भी है कैपिटलिस्ट, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर मिक्स्ड आएगा, फिर फटाफट से इसको समझ लेंगे। ज़्यादा देर का टॉपिक ये है नहीं, 10-1 मिनट का टॉपिक है बस। चलिए अब इसके बाद वही हेडिंग चल रही है कैपिटलिस्ट, फर्दर 2 पार्ट से बांटिए। एक तरफ लिखिए मेरिट्स और एक तरफ लिखिए डीमेरिट्स। मेरिट्स में पहला पॉइंट लिखिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेटरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ग्रेटर एफिशिएंसी, and incentive to work, greater efficiency and incentive to work। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज मिनिमाइज्ड। पहला पॉइंट लिखा है सेल्फ रेगुलेटरी, दूसरा पॉइंट ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, तीसरा पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। और लास्ट पॉइंट कंज्यूमर बेनिफिट and innovation, consumer benefit and innovation। लिख लिया यहां तक। चलो डिमेरिट्स लिख लेते हैं एक बार। अब इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। Next point, ignorance of
ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट पॉइंट, लेस ऑफ merit goods and more of demerit goods। Last point, misallocation of resources। क्या है वो सारा भी समझेंगे, टेंशन मत लो, यहां तक कंप्लीट करिए एक बारी। हो गया यहां तक? चलिए एक बारी करी लो। आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा है, जो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकली लिंक करवा रहा हूं वो भी समझ आ रहा होगा। देखो कहीं पे भी, बिकॉज यहां पे होगा क्या, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपने पहले भी पढ़ रखी हों, लेकिन उस तरीके से प्रैक्टिकली लिंक कर ना किया होगा अभी तक। तो कहीं पे भी जहाँ पे भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को लिंक भी करवा रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इशू आएगा प्लीज़ पूछिएगा। बिकॉज अब आप सीए लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल चीज़ों को जानना और उनको प्रैक्टिकली जानना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट होता है, ग्रेजुएट जो बनता है, नॉर्मल चीज़ें तो जो किताब में लिखी होती हैं वो उसको भी मालूम होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वही कहलाता है जो उन चीज़ों से खेलना जानता है। ठीक है जी, और खेलना तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे। ठीक है, तो ध्यान आपका इसी चीज़ पे रहना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ें क्या हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए। मेन हेडिंग आपकी वही चल रही है, इकोनॉमिक सिस्टम। हमने यहाँ पे भी मेन हेडिंग इकोनॉमिक सिस्टम डाली हुई थी, उसमें पहला ए पार्ट लिखा था कैपिटलिस्ट, अब इसमें बी पार्ट लिखिए सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके बारे में लिखिए। मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are controlled by material means of production are controlled by state। state का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली ना, मैंने यहां पे लिखा है आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट, इसका मतलब ये नहीं है मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। स्टेट का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, सो बेसिकली चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बस अथॉरिटी है, किसी और की अथॉरिटी है, नॉर्मल लोगों की अथॉरिटी नहीं है। एनीवे, इसके आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। लिख लिया? अब इसके फीचर्स, ये जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं प्लीज साथ साथ करते जाइएगा, ये कीवर्ड्स हैं एक तरह से, इसके फीचर्स में आ जाइए। सबसे पहला कलेक्टिव ऑनरशिप, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, नेक्स्ट रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, और लास्ट मिनिमम रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस।
collective ownership, economic planning, relatively equal income distribution, minimum involvement of या minimum role of market forces, absence of consumer choice. लिख लिया? बस लास्ट पॉइंट, सी पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी. इसमें लिखिए, इट इज मिक्सचर ऑफ both private and public sector, that is public and private sector coexist. It includes तीन पार्ट्स में. पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और लास्ट कंबाइंड सेक्टर. एक बार कंप्लीट कर लीजिए. हो गया यहां तक? चलिए, सो बेसिकली एक काम करते हैं, अभी आज की क्लास पे इतना ही. लिखवा दिया ये वाला लास्ट वाला टॉपिक मैंने आपको. इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस 10 मिनट का है ये. इसको नेक्स्ट क्लास में समझते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. उसका बेसिक समझेंगे नए चैप्टर का और इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है जी, इतना एक बार रिवाइज करिएगा घर पे और नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे. ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये वाला जो लास्ट टॉपिक है, एक तो ये फटाफट से समझेंगे, उसके बाद पहला पूरा चैप्टर एक बार समअप करेंगे, रिवाइज करेंगे और नए चैप्टर का थोड़ा सा बेस कर लेंगे. और साथ के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा होमवर्क में करने के लिए. ठीक है ना? चलो जी. अच्छा, एक चीज लास्ट में डिस्कस करता चाहता हूं बस आपसे. पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के गया था, क्रूड ऑयल मार्केट की नॉलेज के लिए. याद है आपको? क्रूड ऑयल नेगेटिव पहुंच गया था, -$37 हो गया था. इसका रीजन क्या था? फटाफट से एक बार ये डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, आपकी नॉलेज के लिए एक बार ये बता देता हूं ये ऐसा क्यों हो गया था. इसमें बेसिकली, हाँ जी, तो हुआ क्या था? सबसे पहले तो जो ये कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, बेसिकली इसको मेजर किया जाता है बैरल के हिसाब से. अब जो बैरल होता है, मतलब जो इसका ड्रम होता है, वो बैरल के हिसाब से मेजर किया जाता है. बेसिकली 159 लीटर का एक बैरल बनता है. ठीक है जी. तो मतलब जो भी इसका रेट आता है कच्चे तेल का, वो बैरल के हिसाब से होता है. और जो जैसे $20 का रेट आ रहा था कि पहले इसका रेट $20 चल रहा था, $20 पर बैरल, मतलब $20 में 159 लीटर का तेल आएगा. और ये रेट अब -37 पे उस दिन चला गया था. सो बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन लगा, और सिर्फ इंडिया में नहीं और भी बड़ी सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज बिल्कुल ही शटडाउन पे हैं. तो इस वजह से बिल्कुल ही डिमांड जो है प्रोडक्ट्स वगैरह की, डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई. जितना भी ट्रैवल मूवमेंट था, पैसेंजर का ट्रैवल मूवमेंट, गुड्स का ट्रैवल मूवमेंट, वो सारा ट्रैवल मूवमेंट खत्म हो गया. कहने का मतलब है इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ट्रैवल मूवमेंट बंद पड़ा है, एयरलाइंस बंद पड़ी हैं, जहां जहां पे तेल लग सकता था वो सारी जगहें बंद पड़ी हैं. तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड लिख देता हूं इसको मैं, इसकी जो डिमांड है ये बिल्कुल फॉल कर गई. अच्छा, इसी वजह से बाय द वे आपने नोटिस भी किया होगा, जब से ये कोरोना वायरस वगैरह का ये सीन हुआ है और लॉकडाउन वगैरह अनाउंस हुआ है, पूरी मार्केट क्रैश करी है. ऑल्दो किसी दिन मार्केट ऊपर चली जाती है, किसी दिन मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट बहुत डाउनफॉल पे ही चल रहा है आजकल. लेकिन फिर भी आप नोटिस करना, जो गोल्ड है, गोल्ड का रेट इस लॉकडाउन में भी या तो स्टेबल चल रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. किसी दिन थोड़ा बहुत जरूर गिर जाता है, लेकिन ओवरऑल बढ़ रहा है गोल्ड का रेट. उसका रीजन ये है,
लोग उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पर जो उनको सेफ्टी फील करवाती है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह कोई चीज लोगों को इस टाइम पे सेफ्टी फील नहीं करवा रही है, ऐसा माइंडसेट हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। क्योंकि काम धंधे लोगों के बिजनेसेस इंपैक्ट कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर एक वो है कि जिस कंपनी में वो लोग जॉब कर रहे हैं अगर वो कंपनी ही डूब गई तो उनकी जॉब भी चली जाएगी। तो लोग उसी जगह पे अपना पैसा बचा के रखना चाह रहे हैं जो उनको सेफ लग रहा है। गोल्ड लोगों को इस टाइम पे सेफ लग रहा है तो लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए गोल्ड की डिमांड लॉकडाउन में भी आ रही है। गोल्ड की डिमांड लॉकडाउन में भी आ रही है, इस वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। कच्चे तेल की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई तो इसके प्राइसेस फॉल करे। अच्छा, बाय द वे, क्या सर ये पहली बार हुआ है कि क्रूड ऑयल की डिमांड घटी है? नहीं, पहले भी ऐसा होता था कि कभी कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल की डिमांड फॉल करी है। लेकिन पहले क्या होता था जब डिमांड फॉल करती थी, अब ये बेसिक फंडा तो आप सबको भी पता है, डिमांड गिरेगी तो प्राइसेस भी फॉल कर जाएंगे, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अब पहले क्या होता था, डिमांड फॉल करती थी ना, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को भी कम कर देते थे। तो डिमांड अगर फॉल करी है तो प्रोडक्शन भी उतनी कर देते थे। जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही कम हो गए तो प्राइसेस वहीं के वहीं रह जाते थे। लेकिन इस बारी डिमांड फॉल तो करी है, लेकिन इतने भयंकर तरीके से फॉल करी, प्रोडक्शन को उतना ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को कम किया जा सकता था, इतना ज्यादा कम नहीं किया जा सकता था जितनी डिमांड गिर गई इस बारी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। सर क्यों नहीं किया जा सकता था प्रोडक्शन को बंद, इतना कम क्यों नहीं किया जा सकता था? इसके दो रीजन थे। पहला रीजन प्रोडक्शन को कम ना कर पाने का, इसका सर पहला रीजन तो ये था, एग्जांपल ले रहा हूं, 10 कंट्रीज है मान लो जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, 10 कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। क्या सर एक्चुअली में 10 कंट्रीज है? नहीं, एग्जांपल लिया है। मान लो 10 कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो पहला तो चैलेंज ये था, एक कंट्री को बोलोगे तुम प्रोडक्शन मत करो ऑयल की, वो कहेगी दूसरे को बोल दो। दूसरी कंट्री को जाके बोलो तुम बंद कर दो अपनी प्रोडक्शन, वो कहेगी तुम तीसरी कंट्री को जाके बोल दो। कहने का मतलब है, एक को बोलोगे वो कहेगा मैं क्यों बंद करूं, दूसरे को जाके बोलो, दूसरे को बोलोगे वो कहेगा मैं क्यों करूं, किसी और को जाके बोलो। तो ये कंट्रीज आपस में मानी ही नहीं प्रोडक्शन बंद करने के लिए, एक दूसरे को ही कहती रही कि तुम बंद कर लो। उसके बाद क्या हुआ, एक ना ग्रुप होता है ओपेक, ओपेक एक ग्रुप का नाम है। ये किनका ग्रुप है? ये कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। सर कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती है, उन सारी कंट्रीज के ग्रुप को ओपेक बोला जाता है। ओपी स्टैंड्स फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो बेसिकली ओपेक कंट्रीज की मीटिंग हुई इस लड़ाई झगड़े के बाद, और इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि प्रोडक्शन बंद करिए और सारे बंद करो, एक दूसरे को मत बोलो, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो, सारे बंद करो प्रोडक्शन, सारे कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे प्रोडक्शन को कम करने के लिए। अब आ गया दूसरा रीजन। दूसरा रीजन सर ये आया, इन कंट्रीज ने ये बोला हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, लेकिन हम प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते। आप कहो प्रोडक्शन बंद कर दो, वो नहीं हो सकता। जब पूछा गया क्यों नहीं, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद क्यों नहीं हो सकती? अब प्रोडक्शन होती कैसे है ऑयल की? जो तेल के कुएं होते हैं ना, उनमें ऑयल रिग्स नाम की मशीनें लगाई जाती हैं। तेल के कुएं होते हैं पानी में, उसमें ऑयल रिग्स जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। उन मशीनों से फिर पानी से, धरती के नीचे से तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, ये मशीनें इस तरीके की होती हैं। इन कंट्रीज ने ये बोला कि सर अगर हम 5% काम भी करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 0% पे इन ऑयल रिग्स को कुछ दिन के लिए भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ दिन के लिए इन ऑयल रिग्स को बंद कर दिया तो ये ऑयल रिग्स तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें दोबारा कुछ दिन बाद जब प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, आप कहते हो बंद कर दो, हम आज ऑयल रिग बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। 10 दिन बाद आप कहते हो अब दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर दो। सर 10 दिन बाद ये ऑयल रिग किसी काम का नहीं रहेगा, हमें दोबारा नया ऑयल रिग लगाना पड़ेगा, सारा खर्चा दोबारा से नया करना पड़ेगा, पानी पड़ जाता है इसमें, खराब हो जाती हैं, इस तरीके की चीजें हैं। समझ आया आपको ये? तो इन्होंने कहा सर हम प्रोडक्शन कम जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो 5% की भी प्रोडक्शन होती रही, लेकिन डिमांड तो सर 0 हो चुकी थी। समझ आया आपको ये?
अच्छा, अब डिमांड बिल्कुल जीरो है, प्रोडक्शन कम जरूर कर चुके हैं लेकिन फिर भी जीरो नहीं कर पाए हैं, फॉल करवा दी है, जीरो नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अब जो ये कच्चा तेल होता है इसको स्टोर करना पड़ता है। अब क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, इधर से प्रोडक्शन करी कच्चे तेल की, उधर कंज्यूम हो गया, तो ये सर्कल घूमता रहता था, प्रोड्यूस हुआ कंज्यूम हुआ, प्रोड्यूस हुआ कंज्यूम हुआ। अब प्रोड्यूस होता जा रहा है, कंज्यूम हो नहीं रहा, तो इसको स्टोर करना पड़ा। अब जो क्रूड ऑयल होता है उसको आप ऐसा नहीं है कि मैं एक कैनी भर के अपने घर में रख लूं या बड़े बड़े टैंकर्स में अपने घर में स्टोर कर लूं, नहीं कर सकते आप। क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। किसकी गाइडलाइंस होती हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। आप सिर्फ उन ऑथराइज्ड जगह पर ही क्रूड ऑयल को स्टोर कर सकते हो। किसी भी एम कोई गोडाउन बना दिया आपने अपना, उसमें स्टोर कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हुआ क्या, प्रोडक्शन होती गई, डिमांड बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, कंज्यूम हुआ नहीं वो तेल, तो जितनी भी ऑथराइज्ड स्टोरेज जगहें थी कच्चे तेल को स्टोर करने की, वो सारी फुल हो गई, क्योंकि कंजम्पशन तो थी नहीं, आप प्रोडक्शन करते गए। समझ आया आपको ये? अब एक्चुअली में होता क्या है, गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड जगहें हो चुकी हैं फुल। अगर आपने कच्चा तेल गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड जगह पे स्टोर ना करके अपनी किसी प्राइवेट जगह पे स्टोर कर दिया, तो बल्कि पेनल्टी और देनी पड़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ आई? इस वजह से तेल के दाम बिल्कुल कम हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ। क्योंकि एक बारी स्टोरेज अगर फुल हो गया है, उसके बाद अगर कुछ प्रोडक्शन हुई, देखो मैं प्रोडक्शन करता गया, जब तक तो स्टोरेज में वो रख पा रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बारी जब स्टोरेज फुल हो गई, उसके बाद जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसको मैं स्टोर तो कहीं कर ही नहीं सकता। कंजम्पशन के लिए फैक्ट्रियां वगैरह बंद हैं, तो ना वो कंज्यूम हो सकता है ना वो स्टोर हो सकता है, तो उसका क्या करूंगा? डंप करो, फेंक दो। समझ आया? तो तेल बिल्कुल ही एक तरह से ये हो गया कि फेंको इसको। समझ आया आपको ये? अच्छा, उसके बाद अब ये तो मैंने आपको यहां से तो इतना समझ आता है, तेल के दाम कम हो जाना या जीरो पहुंच जाना, ठीक है, कि ना तो स्टोर हो सकता है ना कंज्यूम हो सकता है, तो फिर फेंक दो। तो ये तो जीरो हो गया ना सर, नेगेटिव कहां से चला गया, नेगेटिव कैसे चला गया? अब नेगेटिव का रीजन सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यहां तक मैंने डिस्कस किया है जीरो तक आना कच्चे तेल का भाव। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं नेगेटिव में कैसे चला गया। एग्जांपल के लिए, एक था मिस्टर ए। मान लो मिस्टर ए ने 10 जनवरी 2020 को कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? सर मैं ना 22 अप्रैल 2020 को क्रूड ऑयल खरीदूंगा, बाय क्रूड ऑयल। और मैंने कहा मैं ना एग्जाम्पल के लिए 10 बैरल क्रूड ऑयल खरीदूंगा। ये मैंने कब कहा? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया? कच्चे तेल को खरीदने का। कितना कच्चा तेल खरीदना है? 10 बैरल। किस दिन खरीदूंगा? 22 अप्रैल। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गया। समझ आया? अब जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 जनवरी को, तब तो मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मार्च में लॉकडाउन लग जाएगा और तेल की कंजम्पशन बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। मेरे को तो ये था कि जैसे अभी जनवरी में बिजनेस चल रहा है वैसे ही अप्रैल में बिजनेस चल रहा होगा। अप्रैल में मेरे को तेल की जरूरत पड़ेगी, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अप्रैल में तेल खरीदने का। अब सर अप्रैल आया, एक्चुअल में अब आ गया 22 अप्रैल। अब सर मिस्टर ए और मिस्टर ए ने जिससे ऑयल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, 22 अप्रैल को यह बंदा मिस्टर ए को कहता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाओ, मुझसे तेल खरीदो। मिस्टर ए कहता है सर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब लॉकडाउन नहीं लगा था। आज अगर, ये कौन बोल रहा है? मिस्टर ए बोल रहा है। मिस्टर ए बोलता है आज अगर मैं आपसे ये तेल खरीद लूं एक्चुअली में, तो ना तो मैं इसको कहीं पे स्टोर कर पाऊंगा क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका है, ना मैं इसको कंज्यूम कर पाऊंगा क्योंकि लॉकडाउन है।
तो सर मैं इस तेल का करूंगा क्या, मेरे को नहीं चाहिए ये तेल। समझ आया आपको? ये यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो ये बंदा जिससे ऑयल खरीदना था ये कहता कोई बात नहीं, तुम ऑयल खरीद लो, स्टोरेज गवर्नमेंट की फुल हुई है ना, तुम अपने लोकल गोडाउन में स्टोर कर लेना, अपनी फैक्ट्री में स्टोर कर लेना। मिस्टर ए कहता है भाई साहब, अगर मैंने कच्चा तेल सरकार की डिसाइडेड जगह पे स्टोर ना करा और अपनी पर्सनल जगह पे स्टोर कर लिया, एग्जांपल ले रहा हूं अभी ये, तो मेरे को सर 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी गवर्नमेंट को अगर पकड़ा गया। तो 500 रुपए की पेनल्टी नहीं दूंगा मैं, वैसे ही धंधा बंद पड़ा हुआ है। समझ आया आपको यहां तक? तो अब ये बंदा कहता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये बंदा कहता है मतलब तुम जो 10 जनवरी को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 22 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो मतलब तुम? मिस्टर ए कहता है हाँ बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। तो ये बंदा कहता है देखो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है अगर तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन फ्री में नहीं तोड़ पाओगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तुम्हें। समझ आया आपको ये जी? इस वर्ड को ना आप अपने लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, पेनल्टी फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर पेनल्टी पे करना। तो मिस्टर ए कहता है कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ए कहता है इस बंदे को मैं तुमको पेनल्टी पे कर दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। पेनल्टी कितनी ले लोगे तुम? ये बंदा कहता है एग्जांपल ले रहा हूं, 30 रुपए की पेनल्टी लगेगी। मिस्टर ए कहता है ले लो 30 रुपए की पेनल्टी। अगर तुम्हें मैंने 30 रुपए की पेनल्टी ना दी और कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ा तो मेरे को ये तेल खरीद के अपने पर्सनल स्टोरेज में रखना पड़ जाएगा। सरकार तो 500 रुपए की पेनल्टी ले लेगी। तो सरकार को 500 रुपए की पेनल्टी देने की बजाय तुम्हारे को 30 रुपए की पेनल्टी देना मंजूर है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। तेल नहीं चाहिए मेरे को। सो बेसिकली मिस्टर ए ने ना तो तेल खरीदा और बल्कि 30 रुपए अपनी जेब से और दे दिए। समझ आया आपको ये? तो जिस बंदे के पास ऑलरेडी तेल था उसके पास क्रूड ऑयल भी रह गया और उसके पास इस क्रूड ऑयल के साथ साथ 30 रुपए पेनल्टी के भी रिसीव हो गए। तो एक तरह से ट्रांजैक्शन क्या बन गई? तेल भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। समझ आया? यहां से ये नेगेटिव चला गया था और इसीलिए नेगेटिव को बोला क्या जा रहा था, एक लेमैन लैंग्वेज में नेगेटिव को बोला क्या जा रहा था कि सर आप तेल खरीदने जाओगे ना, आपको तेल भी मिलेगा पैसे भी मिलेंगे। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आई होप आपको ये पूरी ट्रांजैक्शन समझ आई होगी, ये नेगेटिव में क्यों गया था। और यहां से आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि ये फॉर द टाइम बिंग है, ये सबके लिए नहीं है। एक्चुअली में ये तेल नेगेटिव नहीं गया है, ये सिर्फ उस इंसान के लिए नेगेटिव गया जिसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे। जिस इंसान ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखे थे उसके लिए नेगेटिव नहीं गया है। समझ आया आपको ये? चलिए एनीवे, बाकी फिर बाद में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई होगी प्रैक्टिकल बात में तो आप पूछेगा। ऑल्दो ये मैंने बस एक आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस किया, इसलिए बिल्कुल क्लास के एंड में डिस्कस किया। चलो जी, बाय बाय।